नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्वान साथियों का स्वागत है। सनराइज शिक्षा समूह में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमेशा की तरह हिंदी व्याकरण के बारे में आपके लिए कुछ अंश लेकर के आया हूं। मेरा टॉपिक चल रहा था संधि के बारे में। संधि का भाग हमारे चल रहा था। संधि हमने जानकारी हासिल की थी संधि के बारे में। संधि क्या होती है, संधि की हिंदी में क्या आवश्यकता पड़ी, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये सारी बातें नहीं जानी तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक चल रहा है व्यंजन संधि का। हमने 3 संधियां प्राप्त की थी। किस प्रकार से प्राप्त की? 6 अलग अलग रूपों में विभक्त करके हमने उनमें से 3 संधियां निकाली थी। पहली हमारी स्वर संधि थी, दूसरी हमारी व्यंजन संधि थी, उसके बाद में हमने विसर्ग संधि प्राप्त की। अब स्वर संधि हमारी कंप्लीट होती है। स्वर संधि के 5 भाग हमने लिए थे। स्वर संधि के 5 भाग ही क्यों माने जाते हैं? तो एक सारणी, रोल और क्रॉस के माध्यम से एक सारणी बनाई थी और उस सारणी के माध्यम से हमने ये 5 भाग हासिल किए थे। वो भी आप उस संधि के पहले भाग से प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी बात चल रही थी व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के भी 3 नियम मैंने आपको बता दिए थे। मैंने कहा नियम 20 से 24 तक आपके बीच में 24-25 तक साझा करूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं किताबों में, कहीं महानुभावों के द्वारा 5 नियम, कहीं 10 नियम, कहीं 15 नियम, तो कहीं 18 नियम, कहीं 25, तो कहीं 30 भी मिलते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तथ्यों के आधार पे नियम मिलेंगे। हम लोग व्यंजन संधि का एक छोटे से छोटे रूप को लेकर के बात करेंगे। संधि सबसे महत्वपूर्ण हिंदी का बिंदु माना जाता है। आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क को एकाग्रत करके बिल्कुल अच्छी तरीके से इन सारी बातों को ध्यान पूर्वक अपने मनोयोग से सुनोगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी ये सारी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आएगी। बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में बिना कोई समय गवाए। व्यंजन संधि का भाग चल रहा है। व्यंजन संधि के 3 नियम आपके साथ में साझा कर चुका हूं। 3 नियम। पहला नियम हमारा था, जो मैं आपको एक छोटे और शॉर्ट रूप में बता देता हूं। पहला नियम था, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, मैंने आपको पहले ही बताया था, यह धन जोड़ का चिन्ह होता है। संधि का मतलब समझौता, जोड़, ये सारे मतलब पर्याय शब्द मैंने आपके बीच में रखे थे। तो ये धन जोड़ होती है। जोड़ से पहले एक पद लिखा हुआ होता है, जोड़ के बाद में दूसरा पद लिखा हुआ होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमें संधि कहां से पता चलती है कि इसमें यह संधि है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, हमें संधि की पहचान हमेशा यहीं से होती है। और इस चीज को आप बड़े ध्यानपूर्वक समझोगे। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, मानो पद कितना ही बड़ा हो, लेकिन इनका अंतिम वर्ण ही देखना है, अंतिम वर्ण पर ही हमारा ध्यान आकर्षित करना है। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, दोनों साइड में आपको स्वर दिए हुए मिलेंगे। स्वर कितने होते हैं? 11। दोनों तरफ अगर 11 स्वर, इस साइड 11 में से कोई भी स्वर हो और इस तरफ द्वितीय पद में भी 11 में से कोई भी स्वर हो, वो भी प्रथम पद के रूप में, मतलब प्रथम वर्ण के रूप में, और ये अंतिम वर्ण के रूप में कोई भी 11 में से स्वर दिया हो, दोनों साइड में होने जरूरी है, तो वो होगी स्वर संधि। ये तो हमने पहचान लिया था। स्वर संधि की पहचान हमने आसानी से कर ली थी। और 5 भागों का कैसे पता चलेगा? रोल और क्रॉस के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की, जो मैंने आपको बताया ही है कि यही स्कीम, यही नियम इसमें लगता है। वही प्रथम पद अंतिम वर्ण, वही द्वितीय पद प्रथम वर्ण। अगर दोनों में से किसी भी तरफ एक तरफ व्यंजन होना अति आवश्यक है, चाहे इस तरफ वो अंतिम वर्ण के रूप में, चाहे प्रथम वर्ण के रूप में व्यंजन हो। ये बात आप जान चुके होंगे। अब बात ये बनती है कि अगर दोनों तरफ व्यंजन होंगे तो क्या होगा?
तो भी व्यंजन संधि ही होगी। मैंने आपको बताया था गणित सब्जेक्ट में प्लस प्लस को हमेशा प्लस मानते हैं, वही स्वर स्वर को स्वर मानते हैं, व्यंजन व्यंजन को व्यंजन मानते हैं। प्लस माइनस को माइनस माना, माइनस प्लस को माइनस माना, और मानो माइनस माइनस हो गए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये स्वर संधि, ये व्यंजन संधि, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर दोनों में से किसी भी तरफ एक व्यंजन होना जरूरी है। अगर आपको दोनों में से एक साइड में भी व्यंजन मिल जाए तो बिना सोचे समझे सीधी व्यंजन संधि। लेकिन व्यंजन संधि होती कितने प्रकार की है? व्यंजन संधि में, हिंदी में व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं, इसमें नियम लगते हैं। और नियमों के बारे में, नियम भी बहुत आसान है, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो नियम भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपको बड़ा आनंद आएगा सुनते हुए और पढ़ते हुए। पहला नियम हमने पढ़ा था इनके बारे में, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, जो बात चल रही थी वो इस प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में दिया हुआ हो, यदि व्यंजन वर्ग का प्रथम वर्ण। अब वर्ग किसे कहते हैं, यह बात मैंने वर्णों में भी बताई, संधि में भी बताई। अब आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ है, आवश्यकता दूसरी बार बताने की शायद मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, और पड़ती है तो भी कै से लेकर के मैं तक जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिन्हें स्पर्शी भी कहा जाता है और एक ही वर्ग में बंधे हुए होते हैं, वही वर्ग कहलाता है, स्पर्शी भी कहलाते हैं। कुल कितने होते हैं? 25। तो वही वर्ग होते हैं कै वाला, चे वाला, टे वाला, ते वाला और पे वाला, वही वर्ग होते हैं। उसी वर्ग का प्रथम वर्ण यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में दिया गया हो, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में दिया गया हो, तो उसके बाद में, बाद की बात होती है द्वितीय पद की, द्वितीय पद में यदि सघोष वर्ण, अब सघोष वर्ण किसे कहते हैं आप वर्णों के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं, और भी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सघोष वर्ण होते हैं वर्ग के इन वर्णों में से तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला और दूसरा छोड़ करके, पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष, यह है सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा और ये, रे, ले, वे और है, ये है अंतस्थ, जिनको हम सघोष बोलते हैं। और इनके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर। अब सभी स्वर कितने होते हैं? 11। सभी स्वर कितने होते हैं? 11। तो 11 स्वर और उनके साथ में ये 5 जिनको हम सघोष के रूप में, अंतस्थ के रूप में ले सकते हैं। और ये एक वर्ग के 3 वर्ण, एक वर्ग के कुल वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग, तो एक वर्ग के 3 वर्ण। इनमें से, अब मुख्य बात, अब ध्यान देना, इनमें से पांचवा छोड़कर, पांचवा साथ में नहीं लेना है। अगर सघोष वर्ण का कोई भी वर्ण दिया हुआ हो प्रथम वर्ण के रूप में द्वितीय पद के, अगर पांचवे को छोड़कर कोई भी वर्ण दिया हुआ हो तो पहले का कितनवा करना है? तीसरा करना है। किस प्रकार से? मानो दे दिया दी के प्लस अंबर, मानो ये चीज दे दी गई आपको, इसका आपको क्या करना है? इसका करना आपको के ए किसका है? स्वर का। 11 स्वरों में सबसे पहला वर्ण क्या है? ए। तो धन के बाद में प्रथम वर्ण किससे शुरू हो रहा है? स्वर से। तो सघोष हो गया, मान लिया। ये वर्ग का प्रथम, ये वर्ग का प्रथम, इसका क्या करना आप लोगों को? तीसरा करना है। तो तीसरा के वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? गे। तो इसका करोगे बी, गे, में, बे, रे। ए किसमें डाल दिया? ए इसी गे के साथ में मिला लिया हमने और इसी गे के साथ में लिख दिया। तो ये हो गया हमारे दिगंबर। क्या हो गया? दिगंबर। इसी प्रकार से आगे की बात साझा करते हुए दूसरे नियम को मैंने इसी रूप में छोड़ दिया था। इसी रूप में किसमें? इसमें ही। किस प्रकार से? कि मैंने इस पांचवें वर्ण को छोड़ा था। किसको छोड़ा था? पांचवें वर्ण को। अब पांचवें वर्ण को छोड़ा था तो पांचवें का क्या करेंगे? वही रूप ले लो, वर्ग का वही प्रथम, वर्ग का वही प्रथम। और इस साइड में क्या दिया हुआ होगा? अगर सघोष व्यंजन का ये पांचवा दिया हुआ हो,
सघोष व्यंजन का पांचवा दिया हो तो यहां क्या करोगे, यहां भी पांचवा कर लोगे। कैसे, मान लो दे दिया जाए सत योग मार्ग, सत योग मार्ग, तो क्या करोगे, ये तो दिया हुआ है पहला, कौन से वर्ग का, तय वर्ग का, कौन से वर्ग का, तय वर्ग का, और ये दिया हुआ है इस रूप में भी पांचवा, इस रूप में भी पांचवा, कौन से, पेय वर्ग का, ये पांचवा दिया हुआ है तो इसी वर्ग का अंतिम करना है, इसी वर्ग का, तय वर्ग का अंतिम क्या है, ने, तो वापस क्या हो जाएगा बनाते समय, सन मार्ग, ये है सही। ये बताया था मैंने दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा भी आपको छोटे रूप में मैंने बताया था, जैसे कि आप लिखोगे वाग गरी या वाग हरी, मान लो ये दोनों ही समान ही है, वाग हरी, चाहे आप वाग गरी कहो चाहे वाग हरी कहो, मतलब बोलने में उच्चारण के माध्यम से दोनों की एक ही बात हमें स्पष्ट कर रही है, संकेतिक कर रही है। अब इनका तीसरा नियम किस प्रकार से लागू होगा, ये भी मानो तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण माना जाता है। नियम तो इसमें भी पहला ही हमारे लिए लागू होता है, लेकिन पहला नियम लागू नहीं होता है। पहला नियम किस प्रकार से कि ये वर्ग का मान लो गए, वर्ग का तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा है, तो इनका कहने का मतलब होता है यहां हो जाएगा वाक धन गरी हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत माना गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले तीसरे का क्या कर लिया, पहला बना लिया, तीसरे का क्या कर लिया, पहला, और नियम यही था पहले का क्या बनाना है, तीसरा, नियम यही था। इसके बाद में सघोष वर्ण, ये सघोष वर्ण में आता है। सघोष वर्ण में कैसे, तीसरा, चौथा, पांचवा और गै चौथा, कै वर्ग का चौथा है। कहने का मतलब ये सघोष में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके कहने का मतलब सही है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होगा, इसमें थोड़ा और बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस नियम को पहले नियम के तौर पे ही लिखोगे, लेकिन बदलाव थोड़ा और करना है, इस चौथे को बदलना है। चौथे को बदल करके क्या करोगे, जैसे आपने लिख दिया वाक योग, इस गे को वापस है करना है, चाहे चौथा कहीं भी दिया हुआ हो, चौथा वर्ण कहीं भी दिया हुआ हो, सीधा सा नियम लगाना है करना है, गे का क्या करना है करना है। चाहे हरि दे दिया जाए तो ठीक है, वापस उसी प्रकार लिखना है, लेकिन है नहीं देके घे कर ले तो वापस उसका हरि करना है। इस प्रकार से इसका योग सही होगा। ये तीन बातें हमने की थी। आज हम पढ़ेंगे इसी का चौथा, इसी का चौथा किस प्रकार से। आज हम एक उदाहरण लेंगे कगज का, किसका उदाहरण लेंगे, कगज का, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, एक ही वर्ग का। अब नियम वही लगता है, लेकिन चौथा भी उप नियम के रूप में काम करेगा। थी कगज की चौथा नियम है। अब आज हम इस वीडियो की शुरुआत इस चौथे नियम से करेंगे। कहने का मतलब है ये चौथा नियम भी उप नियम में ही माना जाता है। कैसे माना जाता है, पहले का किस प्रकार से मैंने आपको बताया, योग से पहले, योग के बाद, अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण। अब इसको अलग अलग रूपों में बांटेंगे तो दोनों का संधि का मतलब होता है सार्थक योग प्राप्त होना, दोनों अलग अलग शब्दों का सार्थक अर्थ निकलना। जैसे कि इसका करोगे कगज तो ये अलग अलग करेंगे तब ये हो जाएगा के और गे प्लस गे प्लस जे। मान लो ये रूप हमें प्राप्त होता है, तो हमने बात की थी सघोष की। सघोष में थे तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले नियम में पांचवा छोड़ना था, और इसका नियम कहता है ये कै वर्ग का तीसरा माना जाता है, और ये भी कै वर्ग का तीसरा माना जाता है। यही हमारा नियम था कि सघोष सामने दिया हुआ हो और इस साइड में वर्ग का प्रथम वर्ण दिया हुआ हो, तो प्रथम वर्ण किस में बदलता है, तीसरे में बदलता है। यह हमारा पहला नियम था, और इस साइड में यह तीसरा दे रखा है, तो हम तीसरे को क्या करेंगे, पहले में बदल लेंगे, नहीं जी,
हमारा बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यही तो उपनियम निकलता है, इसमें द्वितीय वर्ण दिए हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर के बारे में आपने पढ़ा होगा। संयुक्ताक्षर और द्वितीय वर्ण दोनों में क्या अंतर है? द्वितीय वर्ण दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है, संयुक्ताक्षर अलग अलग वर्णों के समूह को, अलग अलग 1, 1.5, 2 जितने भी वर्ण होते हैं, उन वर्णों के समूह को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। और एक ही वर्ग के 2 समान वर्णों के समूह को द्वितीय वर्ण कहते हैं। बहुत अलग ही अंदाज में, बहुत ही अलग मतलब प्रस्तुतिकरण से यह पेश किया है। यह आप लोगों के लिए नई मानो पुरानी मानो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज जो अब बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। क्या आपने मां प्राण पढ़े थे, अल्प प्राण पढ़े थे? मां प्राण के वर्ण कभी द्वितीय वर्ण नहीं हो सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मां प्राण के वर्ण कभी द्वितीय वर्ण नहीं हो सकते। अब मां प्राण होते कौन से हैं, यह चीज आपको पता नहीं है, तो मैं आपको यह बता देता हूं। मां प्राण दूसरा और चौथा वर्ण मां प्राण में लिया गया है, वर्ग का दूसरा और चौथे वर्ण को। अब दूसरा क्या आता है? मान लो खे। चौथा कौन सा आता है? गे। ये तो है के वर्ग के। चे वर्ग का कौन सा आता है? चे वर्ग का आता है दूसरा तो छे और चौथा आता है जे। 2 वर्गों के मैं उदाहरण दे देता हूं, आगे के आप खुद निकाल सकते हो। देखिए, कभी आपने ये चीज आज तक नहीं देखी होगी कि एक ही वर्ण के खे और खे लगातार लिखे हुए, कभी गे और गे लगातार लिखे हुए, कभी छे और छे लगातार लिखे हुए, कभी जे और जे लगातार लिखे हुए। यह चीज बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मां प्राण में ये आते हैं, मां प्राण के ये 2 वर्ण कभी भी द्वितीय वर्ण में नहीं आते। संयुक्ताक्षर में आ सकते हैं पर द्वितीय वर्ण में कभी नहीं आएंगे। अब संयुक्ताक्षर क्या होता है? जैसे कि ये द्वितीय वर्ण माना गया है, एक ही वर्ग के 2 वर्ण लगातार लिखे गए। मान लो एक और ले लेते हैं, खाने के लिए जो अनाज आता है मक्का, ये प्रथम वर्ण 2 समान रूप से लिखे गए। एक मैं आपको संयुक्ताक्षर का उदाहरण दे देता हूं। मान लो यहां लिख दिया मुफ्त, तो ये अलग है और ये अलग माना गया। ये तय वर्ग का, ये पे वर्ग का। अब वर्ग का भी फर्क नहीं पड़ता, पर बात यह बनती है वर्ग का चाहे किसी का भी हो, पर कहने का मतलब है दोनों वर्ण अलग अलग है। अगर यहां तय आता, मान लो एक जानवर का नाम है कुत्ता, तो इसमें यह लाइन आती है, इसका मतलब यह है कि हमें संकेत कर रहा है, हमें बता रहा है कि इसमें 2 तय आए हुए हैं और यह द्वितीय वर्ण माना जाता है। अब आप द्वितीय वर्ण के बारे में समझ चुके होंगे। द्वितीय वर्ण किसे कहते हैं? द्वितीय वर्ण जब एक ही वर्ग के 2 वर्ण, एक ही वर्ग के 2 वर्ण मां प्राण के छोड़कर दिए हुए हो, वह द्वितीय वर्ण कहलाते हैं। मां प्राण तो वैसे संयुक्त रूप से या द्वितीय रूप से लिखे ही नहीं जाते हैं। मां प्राण कभी इस प्रकार से नहीं लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। दूसरा और चौथा कभी नहीं लिखा जाता है। अब बात करते हैं कागज पर, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? वही बात, वर्ग का प्रथम पद का अंतिम, द्वितीय पद का प्रथम। अगर वर्ण द्वितीय वर्ण के रूप में दिए हुए हो, बात उस समय थी प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि वर्ग का प्रथम वर्ण हो और आगे सगोश हो जिसमें 5वां छोड़कर, और इसमें बात आ गई द्वितीय वर्ण की, तो बिल्कुल नियम हमें अलग दिशा में ले जा रहा है। अब नियम क्या पे बता रहा है कि उस तीसरे वर्ण का, द्वितीय वर्ण में दिए हो तो उस तीसरे वर्ण का क्या करना है? चौथा वर्ण कर लेना है। क्या कर लेना? चौथा वर्ण। इस द्वितीय वर्ण को तोड़ना है, हमें द्वितीय वर्ण को तोड़ना है। तो किस प्रकार करोगे? के गे
प्लस गज। अब इस ग के नीचे हलंत क्यों लगाया? ग के नीचे इसलिए हलंत लगाया कि ये गैप क्या लिखा हुआ है? आधा ग लिखा हुआ है। स्वर रहित मानते इस ग को, ये स्वर रहित व्यंजन करना जरूरी हो गया। अब इसको स्वर रहित व्यंजन करोगे तो ये तो खड़ी पाई वाला माना जाता है, इसकी खड़ी पाई हटानी पड़ेगी। हम खड़ी पाई नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि ये दोनों वर्ण, दोनों शब्द हैं वो अभी शामिल संधि के रूप में जुड़े नहीं हैं, और संधि के रूप में नहीं जुड़े हैं, बीच में योग का चिन्ह है, तो ये अलग जब तक जुड़ा नहीं है तब तक इस रूप में ही, हलंत के रूप में ही रहेगा। ये बात भी आप जान चुके होंगे। अब बात करेंगे पांचवें नियम की ओर। चौथा नियम आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीय वर्ण मां प्राण का दूसरा और चौथा नहीं द्वितीय वर्ण में नहीं आते हैं, और अभी जब द्वितीय वर्ण दिया हुआ हो और तीसरा वर्ण, वो हमेशा चौथे में बदल जाएगा। बदलने का मतलब होता है आदेश। मैंने पहले भी बताया आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, लोप क्या होता है और प्रकृति भाव क्या होता है। अभी हमारे आदेश और आगम की ओर हम लोग चल रहे हैं। इन दो विधियों से अभी हमारे नियम बन रहे हैं। ये आदेश हो रहा अभी तक, अभी किसी का लोप नहीं हुआ है, आगम भी हमने नहीं किया। अब पढ़ेंगे हम लोग पांचवें की ओर। पांचवा उदाहरण लेंगे मरणमयी के रूप में। इनका क्या मतलब निकलता है और इनके बारे में चर्चा करेंगे। करते हैं पांचवें नियम की ओर। पांचवा नियम क्या कह रहा है? मानो हमें उदाहरण दे दिया मरणमयी। अब हमारा दूसरा नियम क्या था? ये दूसरे नियम का उपनियम बनाया गया है। दूसरा नियम था यदि योग के बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्ग का अंतिम वर्ण हो, वर्ग का अंतिम वर्ण हो, तो प्रथम पद में भी वर्ग का, प्रथम पद में भी वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है प्रथम पद का, वो भी वर्ग का अंतिम वर्ण कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से तो ये होता है, इस प्रकार से दूसरे नियम में ये होता है। दूसरा नियम कहता था कि वर्ग का प्रथम वर्ण इस साइड में दिया हुआ हो और दूसरे पद के रूप में उसी वर्ग का पांचवा वर्ण दिया हुआ हो, तो वही वर्ग का प्रथम वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, आदेश हो जाएगा। दूसरा नियम ये कहता था। तो उस नियम के अनुसार इस अणे का क्या होना चाहिए? इस अणे का होना चाहिए मृत योग मई। उनके कहने का अनुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत माना गया। क्यों गलत माना गया? इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं कि यदि देववर्ण के बाद, देववर्ण के बाद मूर्धन्य क्या दिया हुआ हो? मूर्धन्य। मूर्धन्य किसे बोलते हैं? मूर्धन्य से कौन सा ध्वनि या कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन निकलता है? तो मूर्धन्य से री स्वर निकलता है। मूर्धन्य री स्वर दिया हुआ हो तो इस वर्ग का प्रथम वर्ण नहीं लिखा जाएगा, उस वर्ग में देव वर्ण का उपयोग होगा। कौन से वर्ण का? देव वर्ण का उपयोग होगा। किस प्रकार से होगा मैं आपको बता दूं। देव वर्ण का उपयोग किस प्रकार से होगा? जैसे कि मैं धन री, धन अणे, धन में धन ही। मेरे कहने का मतलब है कि हमने इन सभी वर्णों को अलग अलग किया, अलग अलग रूपों में बांटा। अब इनका योग करवाते हैं। अब इनका क्या करवाते हैं? योग। योग करवाएंगे। मैं के बाद में री की मात्रा, फिर आता हमारे अणे आदेश के रूप में। किस प्रकार कि अणे को हम स्वर रहित करने के लिए आधा ही लिखेंगे, उसके बाद में उसी वर्ग का अंतिम वर्ण जो यहां लिखा हुआ है पे वर्ग का अंतिम वर्ण में, वो लिख लिया। फिर ये और ये के बाद में ई की मात्रा बड़े ई की, तो ये और बड़े ई की मात्रा लगाई तो हमें वापस शब्द के रूप में मरणमयी प्राप्त हुआ। अब इसका करना हमें विच्छेद। तो विच्छेद करने के लिए
उपनियम जो लगता है वही नियम मैंने बताया। दूसरे नियम का उपनियम कि मैं और मूर्धन्य री दिया हुआ हो तो उसके बाद में उसी आगे का प्रथम पद का अंतिम वर्ण के रूप में देह का उपयोग कर लेंगे। तो मर्द योग मई, मर्द का मतलब होता है मिट्टी और मई का मतलब होता है सना हुआ, मिट्टी से सना हुआ। मैंने पिछली कक्षा में, पिछली साल 12वीं कक्षा में एक कविता पढ़ाई थी, जो कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान की मेरा बचपन। उसकी बच्ची मिट्टी से पोती हुई आती है, उस समय उस सुभद्रा कुमारी चौहान जी को अपनी बचपन के बारे में याद आ जाता है, वही मर्दमयी या उदाहरण के रूप में लिया गया है। अब आप समझ गए होंगे इसका उपनियम। यदि मूर्धन्य री दिया हुआ हो तो उस वर्ग के अंतिम, उस पद के अंतिम वर्ण के रूप में देह आदेश हो जाएगा। यह चीज आप समझ गए होंगे। इस हने की जगह किसका आदेश हुआ? देह का आदेश हुआ। नहीं तो किसका आदेश होता? हने का और टे का। टे का भी आदेश कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि टे का आदेश करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, और सार्थक अर्थ निकालने के लिए हमें इस देह का हमें आदेश करवाना पड़ा, इसलिए इस उपनियम को निकालना पड़ा। अब बात करेंगे हम छठे नियम की और बात करते हैं संधि के नियम नंबर 6 की। वही समान रूप एक पद जिसे प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद, उसके बाद में धन योग, और योग के बाद में द्वितीय पद जिसे दूसरा पद कहते हैं। अगर नियम नंबर 6 बता रहा है, अगर योग से पहले प्रथम पद में प्रथम पद का अंतिम वर्ण में हो, योग से पहले प्रथम पद का अंतिम वर्ण में हो, अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो, तो दूसरा पद बता रहा है दूसरे पद में क्या होना अनिवार्य है? दूसरे पद में अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? उष्म वर्ण किसे कहते हैं? अंतस्थ वर्ण में आएगा ये, रे, ले, वे। ये तो है अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। फिर उष्म वर्ण, उष्म वर्ण में क्या आएगा? से और है। ये है उष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण यदि प्रथम पद में स्वर रहित में दिया हुआ हो और दूसरे पद में अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण का योग हो, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण का योग हो, तो स्वर रहित में का अनुस्वार बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? अनुस्वार। क्यों बनाते हैं अनुस्वार? इसमें जो चीजें लिख रहे थे, वर्ग का अंतिम वर्ण नासिकीय वर्ण आएगा, अनुस्वार की जगह दो दो चीजें प्रयोग में कर रहे थे, लेकिन इसमें ये क्यों बता रहा है? मानो इसमें यह चीज इस प्रकार से होगी कि ये, रे, ले और वे, इनमें कोई पंचम वर्गीय वर्ण नहीं है, स्पर्शी नहीं है, इन्हें नासिकीय नहीं कह सकते क्योंकि ये अंतस्थ वर्ण है। 1, 2, 3, 4, ये भी 5 पंचम नासिकीय वर्ण इनमें भी नहीं है, तो उष्म वर्ण और अंतस्थ वर्ण को नासिकीय वर्ण नहीं कह सकते, इसीलिए केवल इनकी जगह अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। किस प्रकार से? उदाहरण के माध्यम से। ये लिखा हमने योग, यहां करेंगे हम विच्छेद। उनसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि संरचना, ये लिखा संरचना। अब से तो समान रूप से आ गया, अनुस्वार का कर लो स्वर रहित में, उसके बाद में क्या बचता है? रचना। तो ये समान रूप से रचना हो गया। इस प्रकार से विच्छेद होगा।
इस प्रकार से इनका विच्छेद किया जाएगा। मानो लिख दिया संयम, ये हो गया, तो इसका क्या करोगे, समयोग, अनुस्वार का मैं कर लिया यम, समयोग यम। वापस उसी प्रकार से मैं का क्या करना है, अनुस्वार, वापस इसको संधि बनाना है, तो से अनुस्वार का इसका क्या करना है, मैं का स्वर रहित, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, यह किस में आता है, अंतस्थ में, और योग के बाद में अंतस्थ वर्ण या उसमें वर्ण हो, इनमें से कोई भी हो, मानो दे दिया संशय, ये दे दिया, तो क्या करोगे, सम योग से, यही होगा वापस। क्यों होगा, क्योंकि इस अनुस्वार का पहले ही बताया था, इसमें से उसमें से आ गया, अंतस्थ में से ये दिया हुआ है, तो अंतस्थ दिया हुआ है, इधर स्वर रहित धन से पहले मैं दिया हुआ है, तो मैं का क्या करना है, अनुस्वार। अब मैं का अनुस्वार बना लिया तो पीछे क्या बचा, यम, ये लिख दिया संयम। इसी प्रकार से इस संरचना का होगा, किस प्रकार से, मानो ये से है, से लिख दिया, मैं का क्या करना है, अनुस्वार, मैं का कर लिया अनुस्वार, वापस बचता है रचना, तो ये हो गया संरचना। इस प्रकार से हमारा छठा नियम चलेगा। आगे बात करेंगे सातवें नियम के बारे में, बात करते हैं सातवें नियम के बारे में। सातवां नियम क्या कहता है, यदि सातवां नियम अलग नियम प्रस्तुत होता है, उन तीनों नियमों के मैंने उपनियमों के बारे में भी चर्चा कर ली। अब सातवां स्वतंत्र नियम, आप उनको उपनियम भी कह सकते हो और अपने स्वतंत्र नियमों के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। अब मैंने सभी नियमों की चर्चा कर रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, सातवें नियम की ओर हम लोग पहुंच गए। बात करते हैं सातवें नियम की। सातवां नियम क्या कहता है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो और योग के बाद इस प्रथम वर्ण के रूप में स्पर्शी व्यंजन जिन्हें हम लोग कहते हैं वर्गीय व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते कितने, तो स्पर्शी व्यंजन आप लोगों को पता है 25 होते हैं, वर्गीय व्यंजन भी 25 होते हैं। एक ही नाम को स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी इन व्यंजनों को बोलते हैं, इन वर्णों को बोलते हैं, तब हमारे मुख में जीवा कहीं न कहीं किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, टच करती है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और एक ही वर्ग में बंधे होने के कारण क से लेकर के मैं तक, क से लेकर के मैं तक, क चे ते पे, क चे ते पे, इन सभी को एक ही सूत्र में बांधना, मतलब सभी रूप से समान, चाहे किसी भी वर्ग का हो, ये सभी स्पर्शी कहलाते हैं। ये बात अब आप आसानी से समझ गए होंगे, इनको वर्गीय भी कहा जाता है। तो प्रथम पद के रूप में अंतिम वर्ण स्वर रहित में होना चाहिए, उसके बाद में यदि स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन हो तो क्या होगा, तो आप दो बातें हमेशा उपयोग में कर सकते हैं। दो कौन कौन सी, एक तो उस में का आप अनुस्वार आदेश कर सकते हैं, एक तो उस व्यंजन का क्या करोगे आप, अनुस्वार आदेश कर सकते हैं, इस में का क्या बनाओगे, अनुस्वार। दूसरा, जो वर्ग दिया हुआ है, जो वर्ग दिया हुआ है उसी वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, उसी वर्ग का अंतिम वर्ण लिख सकते हैं, उसी वर्ग का अंतिम वर्ण जो नासिकीय वर्ण होता है, उसी वर्ग का नासिकीय या पांचवा वर्ण लिख सकते हैं। आदेश ये हो जाएगा, ऐसा लिख लो, आदेश हो जाएगा। अब किस प्रकार से, उदाहरण के माध्यम से, मानो लिख दिया शंकर, क्या लिख दिया, शंकर, इसको किस प्रकार से लिखते हैं,
इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, इनका कारण क्या है? तो इनका कारण यह है कि क वर्ग का अंतिम वर्ण हरे होता है, जिन्हें अंगे कहते हैं। वो बिंदी अंगे के रूप में यहां आ गई, इसलिए इस बिंदी को हमने अनुस्वार को ऊपर नहीं लिखा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मानो ये शंकर लिख दिया, इनके ऊपर भी यही आती है, तो इनको भी आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। दोनों सही है, इस अनुस्वार को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात यह करते हैं, मानो अलंकार लिख दिया तो क्या होगा? तो भी वही होगा जो हमेशा करते हैं, क वर्ग का अंतिम। दोनों सही है। अब इनका हम लोग विच्छेद के रूप में जानेंगे, किस प्रकार में बनेगा, किस प्रकार होगा। तो मैंने कहा अनुस्वार या उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। और अब हम करेंगे इनका किस प्रकार से, मानो से, और इस अनुस्वार का क्या करना है, इस अनुस्वार का मैं करना है। चाहे अड़े हो चाहे अनुस्वार हो, कोई भी हो, क वर्ग का अंगे लिखा हमने यहां, इस अंगे का या अनुस्वार का, दोनों में से दोनों समान ही है। दोनों का क्या करना है, स्वर रहित मैं करना है। ये कर लिया, मैं कर लिया। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, कर लिखा हुआ है, तो समान रूप से हमने लिख दिया कर। ये संधि विच्छेद हमारा सही है। इस मैं का क्या बना लिया हमने, अनुस्वार ले लिया या मानो तो अंगे कर लिया। तो इसी प्रकार ये सातवां नियम इनके ऊपर लागू होता है। यदि वर्ग का, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो और योग के बाद में स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन हो, तो मैं दो रूपों में आदेश हो सकता है। पहला अनुस्वार के रूप में, दूसरा उसी वर्ग का नासिकीय पांचवा वर्ण, जिन्हें हम पांचवें वर्ण के रूप में स्पर्शी व्यंजनों के लेते हैं। तो इस मैं का या तो अनुस्वार लिख सकते हो या उसी नासिकीय वर्ग का। किस नासिकीय वर्ग का? जो आगे वाला वर्ण होता है बिंदी के, उस बिंदी के वर्ण का अंतिम वर्ण। जैसे कि ये क है, क का अंगे कर लिया। अब चाहे अंगे लिखो चाहे अनुनासिक लिखो, दोनों समान है। और इस अनुनासिक और अंगे का वापस विच्छेद करते समय क्या बनाना है, मैं बनाना है। अब आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 8 की। नियम नंबर 8 क्या कह रहा है, आप बड़े ध्यान से सुनोगे। नियम नंबर 8 कह रहा है, यदि वर्ग का, यदि प्रथम पद सम शुरू हो और योग के बाद क्री धातु लगाकर कोई शब्द बनता है। क्री धातु से कैसे, जैसे कि कार, कृत, कृति, कारक इत्यादि, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। मतलब योग के बाद क्री धातु और योग से पहले सम उपसर्ग के रूप में लगता हो तो क्या होगा, तो इस मेघ का अंतिम वर्ण के रूप में इस मैं का तो अनुस्वार बन जाएगा। इस मैं का तो क्या बन जाएगा, जो पिछले में हम लोग पढ़ रहे थे, इस मैं का तो सीधा सा रूप है अनुस्वार बनाना। मैं अनुस्वार में आदेश हो जाएगा। और आगम किसका होगा, इसमें आगम होगा से का। कौन सा से, दंतीय सकार, इसको बोलते हैं दंतीय सकार, इसको दंतीय सकार कहते हैं। दंतीय सकार का आगम हो जाएगा, समझे। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण सम उपसर्ग के रूप में हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण सम उपसर्ग के रूप में हो और योग के बाद, समझौते के बाद, धन के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द हो, क्री धातु से बना कोई शब्द हो। इतने ही शब्द नहीं है, और भी कई शब्द हैं, लेकिन मैंने आपको इत्यादि के रूप में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। योग के बाद क्री धातु से बने कोई शब्द हो तो प्रथम पद के रूप में दिया हुआ सम उपसर्ग में से मैं का तो अनुस्वार आदेश हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा।
ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन इनके बीच में से दंतीय सकार का आगम हो जाएगा। अब आगम किसे कहते हैं, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आगम अपने मनोयोग से किसी वर्ण का लिख देना आगम कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, से दंतीय सकार का आगम हो जाएगा यदि सम उपसर्ग प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में दिया हुआ हो और आगे प्रथम वर्ण के रूप में क्री धातु लगाकर कोई शब्द बनता हो। अब किस प्रकार से उदाहरण लें, मानो संस्कृत का ही उदाहरण ले लेते हैं। यह चीज दी हुई है। अब आप इस चीज को देखो, शायद मेरे हिसाब से इतना समझ में आया होगा जिसे आप खुद बना सकते हो। कैसे कि यह तो है क्री धातु, मैंने बताया था योग के बाद क्री धातु। अब क्री धातु से हमें शुरू करना है और से हमें आदेश के रूप में हमने लिखा है, सॉरी आगम के रूप में हमने लिखा है और मैं का क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। तो शब्द बनाया तब आदेश किया इसका। जब शब्द नहीं बनाएंगे, विच्छेद करेंगे, उस समय तो हम इसका आदेश करेंगे नहीं, तो इसका एक बार लोप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो विच्छेद के रूप में मानो से और इस अनुस्वार का तो वापस समान रूप से मैं आ गया, योग ये हो गया कृत। अब इस मैं का क्या बनाना है, अनुस्वार, ये से और इसका बन गया ये अनुस्वार। अब कृत तो वापस समान रूप से आता है और उनसे पहले हमें दंतीय सकार का आगम करना है, तो ये कर लिया से का आगम और ये हो गया कृत। इस प्रकार से बना। एक और उदाहरण के माध्यम से देख लो, संस्कृति समान रूप से ही बनेगा। इस प्रकार आप अनेक उदाहरण लेकर के इनके आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब नियम नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। आपको जो मैं जिस विधि से, जिस तकनीकी सहायता की माध्यम से आप लोगों को जिस अभिरुचि से पढ़ा रहा हूं, मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी यह शैली पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को इनमें कुछ अलग लगे तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से बता देना, ताकि मैं मेरी शैली को कुछ अनूठा अलग रूप दे सकूं। बात करेंगे 9वें नियम की। नियम नंबर 9 कह रहा है, यदि परि उपसर्ग प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में परि उपसर्ग, मानो प्रथम पद के रूप में परि उपसर्ग दिया हुआ हो और योग के बाद परि उपसर्ग दिया हुआ हो, परि उपसर्ग हो और योग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द हो, क्री धातु से बना कोई शब्द हो, तो क्या होगा? तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें केवल एक नए शब्द का आगम होगा। आगम का मतलब आप समझते हो, कोई नया शब्द अपने मनोवियोग से लिख देना, अपने मन से लिख देना। किस प्रकार? जिस प्रकार हमने उसमें यह दंतीय सकार लिखा था, इसमें मूर्धन्य सकार का आगम होगा, मूर्धन्य सकार का आगम होगा, मूर्धन्य सकार का आगम। कुछ नहीं करना है, इसमें केवल मूर्धन्य सकार का आगम करना है। पर यह भी ध्यान देना, परि उपसर्ग से बना प्रथम पद होना चाहिए और उसके बाद में क्री धातु से शुरू होना चाहिए शब्द। अब क्री धातु मैंने आपको बताई थी उसी प्रकार से। मानो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह लिखा हुआ है परिष्कार, इसका एक छोटा सा रूप फॉर्मूला ट्रिक के रूप में मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, परि उपसर्ग अलग ले लिया, इसका लोप कर दिया और कार कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, परि उपसर्ग और उसके बाद में क्री धातु का कार। आदेश किसका करना? से का। यह दे दिया आपको सीधा सीधा, तो इस प्लस की जगह, धन की जगह क्या करना? से का आदेश करना। बस इतना सा ही करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन इनकी मुख्य एक और विशेषता है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। मुख्य विशेषता यह है कि यदि कोई भी उपसर्ग स्वर रहित हो, स्वर रहित हो, कोई भी उपसर्ग का अंतिम वर्ण योग से पहले स्वर रहित हो, स्वर रहित, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप विशेष ध्यान पूर्वक समझोगे। यदि धन से पहले कोई भी इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण उपसर्ग के रूप में स्वर रहित हो, मानो लिख दिया सम, क्या लिख दिया? सम,
और उसके बाद में यदि स्वर दिया हुआ हो, अब स्वर कौन सा, जैसे कि मान लो अचार, तो यह संधि नहीं मानी जाएगी। यह केवल क्या होगा, संयोग होगा। क्या होगा, संयोग होगा। कैसे, जैसे कि इसका बनेगा समाचार। क्या बनेगा, समाचार। सम योग आचार हो गया समाचार। इसमें से हमारे ए की ध्वनि निकल रही है, क्यों, इसमें से व्यंजन रहित कर दिया हमने, स्वर रहित कर दिया, इसमें हलंत लगा दिया। ये उपसर्ग है। मानो एक ले लिया निरूपाय, निरूपाय, इसका करेंगे विच्छेद, तब क्या होगा, निर्धन उपाय। विच्छेद क्या होगा, निर्धन उपाय। किस प्रकार से, मानो स्वर रहित उपसर्ग आया हुआ है, व्यंजन रहित उपसर्ग आया हुआ है, निर्धन उपाय, उसके बाद में स्वर आया हुआ है, तो ये क्या है, संयोग है। इसे हम लोग कभी संधि नहीं मानेंगे। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको 9 नियम तक ले जा चुका हूं। 9 नियमों के बारे में विशेष चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा 10वां नियम है, वो तय और दे का नियम है। इनसे 3 और 1-2 उपनियम भी बनेंगे। जो भी बातें होगी, संपूर्ण जानकारी तय और दे के बारे में अगले वीडियो में तय और दे के जो नियम बनते हैं वो नियम, और बाकी के पूरे 14 नियम जो बाकी रहे, सभी संपूर्ण रूप से व्यंजन संधि को पूर्ण अंजाम देंगे, पूर्ण करेंगे। आज 9 नियमों तक हमने चर्चा की है। 9 नियम आपको आराम से समझ में आ गए होंगे और पूरी विस्तार से चर्चा की है। कोई भी बिंदु आपका पीछे नहीं छूटेगा। जिस प्रकार हमेशा पहले वाले वीडियो में संपूर्ण व्याकरण संबंधी प्रत्येक छोटे से छोटे तथ्य को हमने देखा, परखा और पढ़ाया, उसी अनुरूप पूरी व्याकरण को काव्य खंड और साहित्य तक हम लोग ले जाएंगे। इसी आशा और प्रेम के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।